पीपल व्हाट्सअप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर विच इज द हिंदू। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट एन अपडेट। अगर आप रेगुलरली इन सेशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑलरेडी कि भाई देश दुनिया में चल क्या रहा है, उसी का अपडेट के फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन। सबसे पहले ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बोला जा रहा था बांग्लादेश में जो बहुत बड़ी फ्लड की सिचुएशन आई है दैट वाज बिकॉज ऑफ त्रिपुरा में एक डैम है उसके वजह से। दीज वर द एलिगेशन, बट वहां पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, बाकायदा जांच पड़ताल होने के बाद ये अपडेट आया है कि जो बांग्लादेश में फ्लड्स आ रहे हैं दे आर नॉट ड्यू टू दिस त्रिपुरा में जो डैम है। और जो प्रोटेस्टर्स वहां पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रही थी, दे वर ऑल ब्लेमिंग इंडिया। और इंडिया की जो त्रिपुरा में जो नदी है उस पर डैम बनाया गया है विच इज वेरी क्लोज टू बांग्लादेश की बाउंड्री, उसको ब्लेम डाला जा रहा था। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि ये जो सारे के सारे फ्लड्स आए हैं इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, दे वर नॉट कॉज ड्यू टू दिस डैम इन त्रिपुरा। अच्छा, इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है डम्बर डैम या डुम्बूर डैम विच इज इन त्रिपुरा। अच्छा, जो ये क्लैरिफिकेशन आया था ये क्यों देना पड़ा था इतने बड़े लेवल पे? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स हो गई थी जिसमें पूरा का पूरा ब्लेम इंडिया पे डाला जा रहा था और बोला जा रहा था कि भाई ये जो भी नुकसान वगैरह हुआ है एक तो इंडिया को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एंड लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इंडिया को इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी विच इज ह्यूज कॉस्ट वुड हैव कम डाउन टू इंडिया। तो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया है। लेटर इन द डे जो इंडिया के हाई कमिश्नर है टू बांग्लादेश, उनका नाम है प्रणय वर्मा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बांग्लादेश में अभी काफी बड़े लेवल पे उथल पुथल चल रही है। हमने पिछले सेशंस में ये भी डिस्कस किया था प्रोटेस्ट के बारे में, जो वहां प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया गया है। तो बांग्लादेश हैज बिकम अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया के हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश कौन है, एम्बेसडर टू बांग्लादेश कौन है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंडिया हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है प्रणय वर्मा। वो चीफ एडवाइजर से भी मिले थे। जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बांग्लादेश में, बाय द वे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, नए सिरे से इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट बन के आएगी, तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक यूनुस गवर्नमेंट बनाई है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है ढाका में। और उनसे मिलके देव एक्सप्रेस्ड कंसर्न कि भाई ये जो इतने बड़े लेवल पे इंडिया को थ्रेटन किया जा रहा है कि ये जो भी आपने किया है इसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज वेरी पर्सनल। तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत हुई है, बट बाकायदा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए बोल दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ऑटो रिलीज की जो बात आई थी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो वेस्टर्न त्रिपुरा है एंड उसी के साथ साथ पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि वेस्टर्न त्रिपुरा के साइड पे ही बांग्लादेश अटैच्ड है। ठीक है, दे हैव बीन इनंडेटेड विद रेन इन द लास्ट फ्यू डेज। बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है। आप इन जनरली इंडिया में देखें बहुत ज्यादा बारिश पिछले कुछ दिनों में हो रही है एंड दिस वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनस्ट्रीम इन बांग्लादेश। जो ये फ्लडिंग हुई है, ये जो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा, दिस इज द रीजन एंड नॉट द डैम इन त्रिपुरा। जो ये डैम है जिसका नाम है डम्बर डैम, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये इट हैज बीन इक्विप्ड विद ऑटो रिलीजिंग वाटर। ये खुद से ही पानी को रिलीज कर देता है अगर हैवी रेनफॉल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस डैम के पानी को रिलीज किया गया है, गेट्स खोले गए, इट ऑटो रिलीजेस द वाटर। ठीक है, तो जो डम्बर डैम है इट इज बिल्ड ऑन गुमती रिवर विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। दोनों ही कंट्री ये रिवर शेयर करती है। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। त्रिपुरा ने विटनेस किया है काफी ज्यादा हैवी रेन एंड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल being reported over the southern and western parts अगस्त 19 से अगस्त 22 तक। ठीक है, ऐसा इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। तो दे आर सेइंग कि डैम इज नोवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर फ्लडिंग हैज हैपेंड इन बांग्लादेश। इनफैक्ट दिस अनएक्सपेक्टेडली हैवी रेनफॉल जो हुई है, दिस इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लडिंग इन बांग्लादेश। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, यहाँ पे हमने बातचीत की थी, डॉक्टर्स ने 11 दिन की स्ट्राइक, दे हैड कॉल्ड फॉर 11 डे स्ट्राइक आफ्टर दैट कोलकाता रेप केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपील, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ही केस लिया था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी ऑन थर्सडे को। डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री को बोला गया था कि टू कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक अगेंस्ट द ब्रूटल रेप एंड मर्डर ऑफ ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता हॉस्पिटल।
डॉक्टर्स ने बोला था इमरजेंसी सर्विसेज, क्रिटिकल केयर के अलावा वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, ताकि बहुत सारे उनकी मांगे भी हैं, उनकी डिमांड्स भी हैं। जैसे उसमें से सबसे ऊपर है हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी फोर्स है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, ड्यूरिंग द डे लॉन्ग हियरिंग वहां पे जो 3 जज बेंच बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि पेशेंट्स वेटिंग फॉर आवर्स फॉर अ फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिकल केयर इन पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड बायस्टैंडर्स स्पेंडिंग नाइट ऑन द बेयर फ्लोर, ये कंडीशन आ चुकी है मेडिकल हॉस्पिटल्स की, पब्लिक मेडिकल हॉस्पिटल्स की। और इसमें उनका कहना था कि आई नो बिकॉज आई टू हैड स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर अ रिलेटिव हैड बीन एडमिटेड, डॉक्टर्स मस्ट कम बैक टू ड्यूटी, हाउ विल द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रन विदाउट देम। तो इन्होंने डॉक्टर्स की ड्यूटी उनको याद दिलाते हुए बोला है कि वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स एंड वी अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आप इस तरीके से प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे तो पेशेंट्स क्या करेंगे? पेशेंट्स इतने बड़ी मात्रा में अभी अपनी वेटिंग लाइन लगाते हैं फॉर देयर टर्न टू कम इन पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, एंड उनके रिलेटिव्स फ्लोर पे सो रहे होते हैं। इतनी मुश्किल कंडीशंस में यू कॉल्ड फॉर 11 डे प्रोटेस्ट। उनका ट्रीटमेंट 11 दिन 12 दिन 15 दिन जितने दिन आप प्रोटेस्ट करोगे उससे आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज नॉट डन। इस तरीके से तो हमारे देश का पूरा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ही ढह जाएगा। सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, जो 3 जज बेंच थी उसमें कौन कौन है? एक तो हमको पता चल गया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, सेकंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा, ये 3 जजेस हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। उनका ये भी कहना था कि जजेस कैन नॉट गिव जस्टिस स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट जिस तरीके से जजेस हम न्याय नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं सर्व कर सकते अगर हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर खड़े हैं, अगर अपने वर्क प्लेस पे ही नहीं है हम, तो हम कैसे अपना काम करेंगे? उसी तरीके से उनका कहना है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करेंगे जब तक हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं रहेंगे। तो ठीक है, जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, गेट बैक टू वर्क नाउ। उनका ये कहना था कि भाई न्याय देने का काम, जस्टिस सर्व करने का काम और मेडिकेशन का काम, मेडिसिन, ये दोनों कभी भी प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते। दे कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, क्योंकि इससे हमारा कंट्री बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट होती है, खास तौर पे मेडिकल सर्विसेज से। आप इमेजिन करो, आप बहुत छोटी सी छोटी तकलीफ, किसी को टांके आने से लेकर बड़ा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं दे रहे, कितने सारे लोग बिन मौत इस तरीके से मारे जा सकते हैं। कितने सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई हो सकता है ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जा सकते थे बट नहीं किए गए बिकॉज डॉक्टर्स आर ऑन प्रोटेस्ट। so many lives will be affected. That is what the Supreme Court said, कि we listen to whatever you are saying, but this is not the solution. The way you are doing it and the way you have called off work completely is not the way to go about it. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बेंच के साथ अग्री करते हुए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने बाय द वे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था इन द फर्स्ट प्लेस, उनने भी यही बोला कि हाँ, वी अग्री विथ यू, डॉक्टर्स आर नॉट समवन हु कैन गो ऑन स्ट्राइक, अपना हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर्विसेज देना बंद कर दे, सो वी अग्री विथ यू। उनका ये कहना था, फर्स्ट इस्टेब्लिश बिफोर अस दैट एवरीबडी हैज कम बैक टू वर्क। कोर्ट ने उसके रिप्लाई में बोला, पहले हमारे सामने आप प्रूव करो कि भाई सब लोग काम पर वापस आ चुके हैं। वंस यू स्टैब्लिश दैट, आप एक बार वो स्टैब्लिश कर देते हो दैट यू आर बैक टू वर्क, उसके बाद ही वी विल मेक श्योर दैट कोई भी आपके अगेंस्ट हॉस्पिटल कदम ना उठाए, एडवर्स एक्शन ना ले, जैसे कि नौकरी से निकालना या सस्पेंड कर देना, इस तरीके की चीजें कोई भी हॉस्पिटल नहीं करेगा। बट पहले आप प्रूव कीजिए कि यू हैव गॉन बैक टू वर्क। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पोस्ट ट्विटर पे या एक्स नाउडेज जो उसको बोलते हैं, उस पे करते हुए हमारी ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट ने बोला है ऑन थर्सडे दैट दिल्ली पुलिस हैड विड्रॉन सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू फीमेल रेसलर्स हु आर शेड्यूल्ड टू टेस्टिफाई इन कोर्ट अगेंस्ट फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन। जो ये बहुत बड़ा केस चल रहा था, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रह चुके चीफ एंड बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा था। इसमें क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की फीमेल रेसलर्स को, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि हम इनके अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं करेंगे, भैया हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। तो शी हैज टेकन टू ट्विटर या एक्स टू कन्वे दिस टू द एंटायर कंट्री।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, हेमा पैनल रिपोर्ट। एक डिवीजन बेंच ऑफ जो केरला हाईकोर्ट, डिवीजन बेंच मतलब 2 जज बेंच, डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाईकोर्ट थर्सडे उन्होंने एक पीआईएल एडमिट की कोर्ट में, और इस पीआईएल में क्या मांग थी, इस पीआईएल की मांग थी कि भाई एक डायरेक्टिव इशू किया जाए केरला गवर्नमेंट को कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो जल्द से जल्द इनिशिएट किए जाए उन सब के अगेंस्ट जिन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कमिट किया है एंड हरासमेंट ऑफ वुमेन कमिट किया है इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो केरला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे रैम्पेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन चल रहे थे, काइंड लाइक कास्टिंग काउच बट ऑन एन एक्सट्रीम लेवल। इसके लिए हेमा पैनल बनाया गया था और उस हेमा पैनल ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट किया उसमें बाकायदा दिखाया गया है कि यस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज प्रेवलेंट एंड रैम्पेंट इन द एंटायर केरला फिल्म इंडस्ट्री। तो इसी पे एक और पीआईएल फाइल की गई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके केरला गवर्नमेंट को पहले तो हाई कोर्ट डायरेक्टिव दे, उनको ऑर्डर करे कि जितना जल्दी हो सके इन सब अक्यूज जिन जिनका नाम उस पैनल रिपोर्ट में आया है उनके अगेंस्ट कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया, अच्छा हेमा पैनल नाम किस पे पड़ा है, जस्टिस हेमा कोहली, ठीक है, जस्टिस हेमा कोहली कमिटी, शी वाज द वन हेडिंग इट, उनके ही नाम पर हेमा पैनल नाम पड़ा है। Court also directed the state government to produce a copy of the entire report of the committee in a sealed cover before it. ये भी उन्होंने बोला है कि भाई जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उसकी बाकायदा एक कॉपी लिख के, एंटायर रिपोर्ट लिख के यू हैव टू सबमिट इट टू अस बाकायदा सील्ड कवर के साथ। जो बेंच ये सुन रही थी डिवीजन बेंच, उसमें कौन आते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक एंड जस्टिस एस मनु। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो भी ऑफेंस है दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड इन द कमिटी रिपोर्ट्स, वेदर अ क्रिमिनल एक्शन इज नेसेसरी और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। क्या क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा या सिविल केस चलेगा ये कोर्ट आगे जाके डिसाइड करेगी। अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी न्यूज है बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA जिसको बोला जाता है, बैंगलोर में है ये, इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है कि भैया सन की मैग्नेटिक फील्ड्स को कैसे स्टडी किया जा सकता है और उसके सन के इन शॉर्ट सीक्रेट्स कैसे स्टडी कर सकते हैं। सन को इन जनरल स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज। सन को एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने द वन हु टोल्ड काफी सारी चीजें अबाउट द सन, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व सन यूजिंग हिज टेलीस्कोप। तो पूरी जिंदगी वो ये करते करते इन दी एंड ही टर्न्ड ब्लाइंड। तो सन को ऑब्जर्व करना इतना ज्यादा मुश्किल है बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक तरीका निकाला है, एक नया तरीका निकाला है टू प्रोब डीपर इनटू द सन सीक्रेट बाय स्टडीइंग द मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन। उन्होंने ये बोला कि डायरेक्टली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सन के अलग अलग लेयर की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे भी काफी सारी चीजें हमको पता चल सकती हैं। जो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये किया है बाकायदा यूजिंग IIA का कोडाईकनाल टावर टेलीस्कोप, ठीक है, जो वहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व की है। तो दे हैव इवन ट्राइड टू यूज दिस मेथड एंड इट हैज बीन सक्सेसफुल। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सोलर एटमॉस्फेयर है, सन का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस लेयर जो आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। आपस में ये जुड़ी हुई हैं सन की सारी लेयर्स, कैसे जुड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्ट करता है एज अ कॉन्डुई, कॉन्डुई मतलब जो एज अ कंडक्टर टू ट्रांसफर एनर्जी एंड मास फ्रॉम द इनर लेयर टू द आउटर लेयर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इससे ही जो सन की सबसे अंदर वाली लेयर है, कोर है, वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू दीज मैग्नेटिक फील्ड्स टू द आउटर लेयर। तो अगर इन मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी किया जाता है तो वील नो अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स अबाउट सन व्हिच वी हैवंट बीन एबल टू डिस्कवर टिल डेट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दे हैव कम अप विथ।
ये फोटो अगर आपने देखी हो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी एंड बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स के साथ, जिनके साथ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की ने हाथ मिलाया था, दे कुडंट सर्वाइव। लास्ट रिसेंट एग्जाम्पल बीइंग यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है रिसेंटली उन्हें रेजिग्नेशन दिया था, इंडियन ओरिजिन, एंड ऋषि सुनक उनके साथ हाथ मिला के आए थे, उनको भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे मीम काफी ज्यादा फेमस हुआ था और लाइन से आए वो सरप्राइज लाइन से, इतने सारे लीडर्स थे, शेख हसीना के साथ हाथ मिलाया था, रिजाइन करना पड़ा। तो दिस गॉट वेरी 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 फेमस कि भाई अब मोदी जी के साथ हाथ मिलाएंगे। तो बट अगेन ऑफ कोर्स ये सब कहा सुनी दकियानुसी टाइप की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वेरी वेरी इट गॉट वायरल। तो द मेन न्यूज बीइंग कि हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे यूक्रेन और वहां पे बातचीत नेगोशिएशंस करके आए हैं। और यहाँ पे मेन चीज क्या थी, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि इंडिया बहुत बड़ी इन्वेंटरी ऑपरेट करती है ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ यूक्रेनियन ओरिजिन। हम बहुत बड़े लेवल पे हमारे जो डिफेंस में इक्विपमेंट्स हैं वो यूक्रेन से बन के आए हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि डिफेंस ट्रेड और इन सब चीजों में जो पार्टनरशिप चल रही है इसको हम आगे भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। द सिंबलिज्म एंड बैलेंसिंग एक्ट असाइड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड यूक्रेन। द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल फोकस ऑन कोऑपरेशन। ये फर्स्ट एवर विजिट है जो कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन विजिट करके आए और इसको बोला जा रहा है इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि रशिया इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब रशिया और यूक्रेन भिड़े हुए हैं तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंसिंग एक्ट कि भाई देखो हम सिर्फ उनके साइड नहीं है, हम इनको भी विजिट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दैट असाइड हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ही इज द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो यूक्रेन विजिट पे गए हैं। पिछले 3 सालों में सिंस द वॉर, 3 सालों से यूक्रेन रशिया वॉर चलता आ रहा है, इंडिया हैज सीन सप्लाईज एंड स्पेयर्स हेल्ड अप फॉर सम टाइम एंड हैज अटेम्प्टेड टू डाइवर्सिफाई एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन टर्निंग टू डोमेस्टिक कंपनीज। क्योंकि अगर हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स बाहर से लेते हैं, रशिया यूक्रेन से लेते हैं और ये वॉर चल रहा है, इसकी वजह से भाई वो स्पेयर्स नहीं बना पा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी फंडिंग, जो पूरे रिसोर्सेज है उनके वॉर में लग गए। तो जो स्पेयर पार्ट्स की हमको जरूरत पड़ती है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे हम समझ गए कि भाई कंप्लीट रिलायंस उन पे नहीं कर सकते हम, वील हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन ऑल दीज थिंग्स। सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड सिंस, और उसके बाद से जो स्पेयर कंपोनेंट्स हैं और इन सब चीजों का सप्लाई है ये धीरे धीरे करके आने लगा है। दो नॉट जितना वॉर के पहले जिस लेवल पे और जितना जल्दी आ पाता था उतना जल्दी नहीं, बट स्टिल बेटर देन बिफोर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेज। दोनों रशिया एंड यूक्रेन दोनों ने ये अश्योर किया है कि भाई जो भी हम प्रॉमिस करते हैं स्पेयर पार्ट्स का, जो डिफेंस में हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ये देखो ना कितने बार जो एयरक्राफ्ट होते हैं या कितने बार जो इंडियन एयरफोर्स के भी बीच बीच में बहुत बार न्यूज आई थी कि जो क्रैश होते हैं जिसमें वी लूज आवर पायलट्स, दैट वॉज बिकॉज इनका जो स्पेयर पार्ट था वो कुछ खराब हो गया था और बदला नहीं गया था, थिंग्स लाइक दैट। तो एक छोटे से स्पेयर पार्ट के वजह से लूजिंग अ लाइफ और लूजिंग अ वॉर, तो ये तो बिल्कुल भी इट शुड नॉट एट ऑल बी टॉलरेटेड। और स्पेयर पार्ट्स अगर हमको मिलेंगे नहीं, वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देम ऑन आवर ओन, हमने मशीन कहीं और से लिए, उसके अंदर की चीजें हम कैसे बना लेंगे, वो भी हमको चाहिए रहेगी। तो रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही प्रॉमिस किया है कि अब नाउ वी आर एट अ स्टेज कि जब प्रॉमिस किया जाएगा डिलीवरी तब के तभी डिलीवरी होगी। ओके, तो दिस मीटिंग वाज मेनली फोकस्ड ऑन डिफेंस। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। 2-3 दिन मोदी जी वहीं पर रहे और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप किस साइड पर है रशिया या यूक्रेन में से, तो उनका ये बोला कि भाई हम न्यूट्रल भी नहीं है, हम किसी साइड पर भी नहीं है, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, हमको अमन और शांति चाहिए, जो भी मेंटेन कर ले हम उसी की साइड पे। द वॉर इन यूक्रेन वॉज हाई ऑन एजेंडा इन द मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। सबसे पहले तो उन्होंने यही डिस्कस किया, जिसको बाद में आके हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना था, मिस्टर एस जयशंकर, कि इंडिया इज विलिंग टू डू व्हाटएवर वी कैन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसको खत्म करने के लिए जो हमारे बस में पड़ेगा वो हम करने को तैयार हैं। और हम ना तो न्यूट्रल है, ऐसा भी नहीं हम फेंस पे बैठे हुए, ना किसी साइड पे, हम पीस के साइड पे, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस वाज अ लैंडमार्क विजिट, द फर्स्ट एवर बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस
यूक्रेन बिकेम इंडिपेंडेंट 1991। यूक्रेन एग्जिस्टेंस में आया, तब से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन विजिट करने नहीं गए हैं। दिस इज द फर्स्ट एवर सच विजिट, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विजिट पे 4 अग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं। 4 अग्रीमेंट्स में से द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग ऑन डिफेंस ट्रेड। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि फाइनली हाई कोर्ट ने पुलिस से लेकर, जो पूरा केस है कोलकाता पुलिस से लेकर, दे हैव गिवन इट टू द सीबीआई। तो उसी को बोला जा रहा है इट इज अ ह्यूज ब्लो टू इन बंगाल गवर्नमेंट कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया है। जो भी आरजी कर हॉस्पिटल का रेप केस हुआ है, दे हैव ट्रांसफर्ड इट टू सीबीआई फॉर ग्राफ्ट। Coming on to the next important one. अच्छा, यहाँ पे जो हमारी बातचीत चल रही थी उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी कुछ कहना था। उनका ये कहना था कि भाई अगर इंडिया बदल ले ना, अपनी पारी बदल ले, अपना स्टांस बदल ले, तो रशिया वॉर एंड कर देगा। और यहाँ पे वो रेफर कर रहे थे परचेज ऑफ रशियन ऑयल जो हम करते हैं। जयशंकर ने ये बोला है कि यूक्रेन को एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी मार्केट सिनेरियो है एंड नीड फॉर प्राइसेस, ये रीजनेबल है। बेसिकली यूक्रेन ने इंडिया को डिस्क्राइब किया एज अ बिग कंट्री विद बिग इन्फ्लुएंस ऑन रशियन इकोनॉमी। अगर हम सैंक्शंस लगाते हैं, अगर हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो इससे बहुत बड़े लेवल पे असर पड़ेगा ऑन रशिया, और रशिया माइट इवन एंड द वॉर, ऐसा यूक्रेन का कहना था। ठीक है, ऐसा प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना था। If Indians can change their attitude towards Russia, the war will end because Russian president will put an end to it. यहां पर बाकायदा डिस्कशन करते हुए कहा गया कि वी आर नॉट हैप्पी दैट वी डिडंट गेट इंडियन सपोर्ट। उन्होंने ये बोला यूएन में कि हम खुश तो नहीं है कि हमें इंडिया का सपोर्ट नहीं मिला। वी हैव टू नाउ स्पीक बिफोर द रेजोल्यूशंस, वी डोंट हैव टाइम टू लुक एट द पास्ट, आई वांट टू बिल्ड समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव। तो बेसिकली इंडिया को थोड़ा प्रेशराइज किया गया कि भाई आप अगर बोलें तो आप बड़े लोग हैं, आप अगर बोलेंगे तो रशिया बात सुन लेगा, हम तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं। यहाँ पे मिस्टर जयशंकर ने ऐसा बोला, ऐसा नोट करते हुए बोला दैट मेनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैव बीन सैंक्शन्ड मेकिंग द मार्केट पोटेंशियली वेरी टाइट, and why today there is a compulsion, in fact not just a compulsion, why is it in the interest of international economy as a whole that prices remain reasonable and stable। उन्होंने ये बोला कि भाई आज अगर आप सैंक्शन लगाओगे तो सीधा ऑयल प्राइसेस ऐसे स्काई रॉकेट करेंगे ना, पूरी दुनिया के लिए गड़बड़ बात है ये। तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में ये बात नहीं है कि भैया रीजनेबल रहे प्राइसेस और स्टेबल रहे। और अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, रशिया के ऊपर भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के ऊपर सैंक्शंस हैं कि भाई उनसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे तो फिर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ ही जाएगी, द प्राइसेस विल स्काई रॉकेट। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यहां पे अश्योर किया गया है कि भैया पेंशन वापस आने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज गॉन बैक टू द एनपीएस, एनपीएस बीइंग नेशनल पेंशन सिस्टम, ओरिजिनली नोन एज नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने सैटरडे को 21 साल पुराना मेजर टू रिफॉर्म इंडिया सिविल सर्विसेज पेंशन सिस्टम, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए, उसको रिवर्स कर दिया। इंस्टेड इट अनवील्ड अ न्यू सिस्टम, एक नई स्कीम लेकर आए हैं जिसको बोला जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज ओल्ड पेंशन स्कीम एंड अश्योर्स कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ऑफ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे, उनको मंथली जो भी लास्ट उनकी सैलरी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब वो रिटायर करते हैं तो एटलीस्ट
उस लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% उनको एज अ पेंशन दिया जाएगा। जो यूपीएस है, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको अप्रूव किया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन सैटरडे एंड अश्योर किया गया है कि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको बाकायदा एक पीरियोडिक डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा, रिलीफ हाइक भी दिया जाएगा इन लाइन विद इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, कि भाई जैसे जैसे मार्केट महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके साथ साथ एक डियरनेस रिलीफ भी दी जाएगी। ठीक है। फैमिली पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ 60% ऑफ द गवर्नमेंट वर्कर्स पेंशन इन केस ऑफ देयर डिमाइज। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ दे डाई, तो फैमिली को पेंशन दी जाएगी और जितनी उनकी तनख्वाह थी, जो पेंशन वो डिजर्व करते थे बेसिकली, उसका 60%, एंड lump sum या superannuation payout in addition to gratuity benefits at the time of retirement। तो जब रिटायर होंगे तो उसमें लमसम सुपर एनुएशन जैसे मिला करता था, उसके साथ साथ ग्रेचुइटी भी दी जाएगी। बिसाइड्स एक जो मिनिमम पेंशन है 10,000 की अ मंथ, ये प्रॉमिस किया गया है उन सब लोगों के लिए जो कम से कम 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। ये सब हैज बीन डन अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अच्छा, निकोबार में एक बहुत बड़े लेवल पर का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जिसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर बोल रहे हैं कि निकोबार का जो ये प्रोजेक्ट है, जो वहाँ लोकल्स की चिंता है कि भाई वहाँ जो ट्राइब रहती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पुरानी ट्राइब रहती है, उनमें से एक का नाम है झरावा ट्राइब। दे हैव नेवर एवर एवर सीन सिविलाइजेशन। जिस तरीके से तौर तरीके से हम रहते हैं, उनका दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनके पुराने ही तौर तरीके चल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि जो वहां प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा ऑन द ट्राइब्स। वहां पे एक पोर्ट एंड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इन द प्रिस्टीन, बोला जा रहा है क्योंकि इट हैज बीन अनटच्ड निकोबार आइलैंड्स। दिस विल नॉट डिस्टर्ब और डिस्प्लेस एनी ऑफ द शोम्पेन, ये ट्राइब का नाम है, वन ऑफ द इंडिजिनियस वल्नरेबल नेटिव ट्राइब्स इन द ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। उन्होंने ये रिटर्न रिस्पॉन्स के टाइम के फॉर्म में अश्योरेंस दिया है टू सारे के सारे जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उन्होंने कंसर्न रेस किया था और कांग्रेस ने भी कंसर्न रेस किया था, उनको रिटर्न एश्योरेंस दिया है। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया काउंटर एक्सपेंशनिस्ट एक्शन बाय चाइना इन द रीजन। चाइना धीरे धीरे करके उस रीजन में, अंडमान निकोबार रीजन में जाके एक्सपैंड कर रहा है, तो भाई हमको जरूरी है कि वहां पे एक्टिविटीज रहे, कुछ गतिविधियां रहे, लोग रहे, बेसिकली वहां हलचल हो, ताकि एक तरीके से कहीं सन्नाटा हो जाता है, कहीं कोई रहता नहीं है, एक कमरा आपने यूज करना बंद ही कर दिया, तो उस कमरे में कौन आ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो अंडमान निकोबार इज लाइक दैट कमरा फॉर अस। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि इसलिए जरूरी है कि भाई वहां पर भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो और इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज से किसी को, और खास तौर पे जो वहां के नेटिव ट्राइब है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। अच्छा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे यूएस, और वहां के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, क्योंकि वहां तो प्राइवेट को भी काफी ज्यादा पावर है, उनके साथ डिस्कस करके आए काफी सारी डिफेंस पार्टनरशिप। तो यूएस कांग्रेस ने नोटिफाई किया है पोटेंशियल सेल ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज फॉर इंडियन नेवी, MH-60R नाम है इसका, जो मल्टी रोल चॉपर्स। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दिस वी कुड हैव अ पार्टनरशिप एंड गिव इट टू इंडिया। Progressive reforms have encouraged many foreign OEMs to set up manufacturing units in India। तो बेसिकली अब यूएस के साथ भी काफी सारी डिफेंस डील्स हम डिस्कस करके आने वाले हैं। Coming on to the next one, अच्छा, ये हमको पता है कि इस बार का जो सेंसस जो 2021 में होने वाला था अभी तक नहीं हुआ है। बहुत बड़ा रीजन उसका ये भी था कि ऑपोजिशन पार्टी दे वर आस्किंग फॉर अ कास्ट सेंसस।
पहले भी हो चुका है, जब एक बार कांग्रेस वॉज इन पावर तो कास्ट सेंसस हो चुका है, बट उसका डेटा पब्लिक नहीं किया गया था और ये भी कहना था कि बहुत सारी गड़बड़ियां डिस्क्रिपेंसीज हैं उस सेंसस में, ठीक है। तो अभी वापस दे आर डिमांडिंग अ कास्ट सेंसस, प्रॉब्ली इस वजह से इतना डिले भी हो रहा है। क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में वो बहुत हेल्प आएगा। अगर हमको पता रहेगा किस कास्ट के कितने लोग हैं तो हमको एक्चुअली में माइनॉरिटी पता रहेंगे, कौन माइनॉरिटी में। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं दे हैव अटैक्ड लेबनान में, और लेबनान पर से इज नॉट अंडर अटैक। वहां पे जो एक प्रॉक्सी ग्रुप बैठा हुआ है जो अपेरेंटली ईरान का है, ये हूतीज, हमास, हिजबुल्ला, ये सब ईरान के सेटअप किए हुए प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। उनमें से एक हिजबुल्ला भी है जो लेबनान से ऑपरेट करता है। तो उन्हीं पे अटैक करते हुए इजराइल ने फाइटर जेट्स लॉन्च किए थे टू स्ट्राइक अक्रॉस लेबनान। तो इजराइल हैज लॉन्च्ड अ वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस सदर्न लेबनान अर्ली ऑन संडे, क्योंकि उनके हिसाब से दैट इज वेयर देयर हेडक्वार्टर्स आर, which it was said that it was preemptive strike to avert a large Hezbollah attack। उनका ये कहना था कि वो हम पे बहुत बड़ा अटैक करने वाले थे, हमको इंटेलिजेंस मिली है तो उससे पहले हमने कर दिया। जो मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया दैट इट हैड लॉन्च्ड हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स एंड ड्रोन्स टू अवेंज द किलिंग ऑफ वन ऑफ इट्स टॉप कमांडर्स लास्ट मंथ। उन्होंने एडमिट भी किया है, ठीक है। तो उसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने बेसिकली इतने बड़े लेवल पर लेबनान में अटैक किया है, सदर्न लेबनान में। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम मिलने वाले ऑन द अपकमिंग फ्राइडे। हम उस दिन डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है। ओके, अगर आप इस तरीके से न्यूज सुनते जाएंगे धीरे धीरे करके कनेक्शन बनता जाएगा, एंड सून करंट अफेयर्स वोंट बी सो करंट फॉर यू एनी मोर, क्योंकि यू विल नो द एंटायर स्टोरी, चल क्या रहा है। अब आपको इट प्रॉब्ली मेक सेंस कि भाई इजराइल ये क्यों कर रहा है। हम महीनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इजराइल में ये हुआ, इजराइल ने ये किया, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनने अटैक किया, ईरान का क्या है, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड, हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा बहुत पेशेंस आप रखेंगे, एक महीने के अंदर धीरे धीरे करके आपको पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आने लगेगी और आपको रिस्पॉन्स भी समझ में आने लगेंगे ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। ओके पीपल, चलो, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडे सेशन। आई सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।